अब तक हम लोग जो भारतीय संविधान के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट मेरा जो अध्याय था, फर्स्ट चैप्टर था, उसमें हमने उसके मौलिक चीज अर्थात कुछ कुछ चीज जो केस का, आर्टिकल का, धारा का, ये सब जो यूज हुआ उस चीज का उल्लेख किए। अब हम जो यूज करेंगे उसको हम बेसिक स्ट्रक्चर जो पार्ट 2 बना रहे हैं उसका आधार, उसका स्वरूप एकदम भिन्न दिखेगा। जहां तक आप लोग पहले पढ़े हैं और आज या जानते हैं उससे थोड़ा अंतर दिखेगा। इसी संबंध में हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसका सिलेक्शन करते हैं। चेक गणराज्य में एक 1980 में सम्मेलन हुआ जिसमें 200 देशों ने उसमें अपना संविधान को श्रेष्ठता बताया और कि मेरा संविधान श्रेष्ठ है, मेरा संविधान श्रेष्ठ है। लेकिन कहा जाता है कि 1950 से पहले जो संविधान बना था पूरे विश्व में, उसमें अमेरिका का संविधान को श्रेष्ठ माना जाता था। लेकिन 1950 के बाद जो संविधान बना उसमें भारत का संविधान जब लागू हो गया 1950 में, तो उस समय 1950 के बाद का जो संविधान है उसको भारत के संविधान को श्रेष्ठ माना गया। अब उस 200 देशों ने इस तरह से 1980 में पूछा कि आपका देश, कैसे आप ये कह रहे हैं कि मेरा संविधान श्रेष्ठ है। तो उस संबंध में जो भारत के जो प्रतिनिधि उस समय गए हुए थे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा संविधान ऐसे श्रेष्ठ है कि हमारा संविधान जो है एक लचीला संविधान है, अर्थात नम्यता है। जब हमें जरूरत जहां पड़ा उसका हम संवैधानिक संशोधन के माध्यम से उसमें जुड़ाव कर दिए, क्योंकि संसार जो है परिवर्तनशील है। तो उसी तरह से संविधान जो है, जो बना हुआ है, वो एक रिजिडनेस नहीं हो, अर्थात जब जरूरत पड़े, क्योंकि परिवर्तन होते रहता है, परिवर्तन संसार का नियम है। उसी तरह से संविधान में जब लिखा गया तो उसका स्वरूप वहीं तक स्थापित किया गया, लेकिन बाद में जब जब लगा उन लोगों को कि थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए तो उन्होंने उसका जुड़ाव किया। इस एक आधार यह है। दूसरा कि हमारा संविधान जो है, जो फंडामेंटल राइट्स में अगर देखें तो उसमें लिंग समानता की बात करता है, न्याय का बात करता है, स्वतंत्रता का बात करता है, भाईचारा का बात करता है, अल्पसंख्यकों का अधिकार का बात करता है। इतना और किसी संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अर्थात अल्पसंख्यक का अधिकार का भी बात करता है कि अल्पसंख्यक को क्या अधिकार दिया जाए। स्वतंत्रता अगर है तो स्वतंत्रता में कैसी स्वतंत्रता स्थापित किया जाए, अर्थात लोगों तक कहां तक पहुंच स्थापित हो, ये एक बात करता है। दूसरी एक आधार हम अगर स्वतंत्रता का देखें तो 19(1) अगर देखते हैं तो 19(2) बना के रखा है कि एक जगह हम स्वतंत्रता दे रहे हैं तो दूसरी तरफ हम 19(2) में दिखाते हैं कि किस स्वतंत्रता से अगर ज्यादा उसका प्रभाव, इम्पैक्ट अगर व्यक्ति का स्वतंत्रता हम दे दिए हैं और किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने लगे तो 19(2) बना के रखा गया है। अर्थात एक बैलेंस, चेक बैलेंस के रूप में स्थापित किया गया है। तीसरा चीज है कि जो हमारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों का एक सेपरेशन पावर है। लेकिन ये तीनों एक जैसे, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, पालन करवाता है, लेजिस्लेटिव नियम बनाता है, उस दोनों का आधार का परीक्षण जो करता है वो न्यायपालिका करता है। ये चीज ब्रिटेन के संविधान में नहीं प्राप्त है, न ही अमेरिका के संविधान में प्राप्त है। इसलिए हमारा संविधान जो है, और भी बहुत सारा आधार है जिसको हम अगर उसमें जाएं तो हम उससे भटक जाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग छोड़ देंगे। इसलिए हमारा संविधान जो है श्रेष्ठ है। एक अब अलग चीज, अब इसी श्रेष्ठता के आधार पर एक जो सत्यापित किया तो वो बेसिक स्ट्रक्चर जैसा एक चीज आया जो न्यायपालिका ने 1973 में उसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है, जो केशवानंद भारती के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान केशवानंद भारती 50 से 73 के बीच हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था ही नहीं, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर था, वह अदृश्य था, वह दिखता नहीं था। जिसे बेसिक स्ट्रक्चर जो 1973 में केशवानंद भारती में, जो उसके सीकरी साहब जो सबसे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा संविधान बेसिक स्ट्रक्चर 1950 से 73 के बीच में था, जो अदृश्य था, लेकिन हमने उसको दृश्यमान बना दिया, अर्थात लोगों के बीच वह दिखे कि बेसिक स्ट्रक्चर शब्द है वह क्या है। अब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का अब दो चीज हम जानना चाहते हैं। कुछ लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि बेसिक और फंडामेंटल्स में क्या अंतर है। बेसिक का मतलब होता है कुछ महत्वपूर्ण तत्व, जैसे शरीर, इस तरह से मनुष्य का शरीर बना है, आग से, हवा से, मिट्टी से, ये सब चीज से आदि से बना है। उसी तरह से हमारा संविधान में भी जो आप एक फंडामेंटल चीज, जो पिलर जिसको कहते हैं, वह तैयार हो गया, और उस पिलर को तैयार करने में कुछ महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे किसी मकान का पिलर तैयार हुआ तो उसमें क्या की चीज की जरूरत होता है, छड़ का, बालू का,
सीमेंट का, मिट्टी का, चूना का, पत्थर का, चूना का, ये सब आदि का उपयोग होता है। उससे एक पिलर हम तैयार करते हैं और जो पिलर तैयार हो जाता है तो उसी को हम पूरा एक संपूर्ण पिलर तैयार हो जाएगा, उसी को फंडामेंटल कहते हैं। अब हम भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में जाते हैं। तो अगर हम देखें कि लोकतंत्र जो है वो फंडामेंटल राइट्स पर टिका हुआ है, अर्थात अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेगा तो लोकतंत्र अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। अब जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अंतर्गत बेसिक चीज कौन कौन चीज से वो बना हुआ है, तो न्याय है, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता आदि तत्वों से मिलकर वो बना हुआ है। उसी तरह से हमारे संविधान का जो मौलिक अधिकार है तो न्याय संबंधी अधिकार, स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, समानता संबंधी अधिकार, बंधुता संबंधी अधिकार आदि से ये तत्व है। और ये अधिकार जो क्रिएट हुआ, न्याय संबंधी, स्वतंत्रता संबंधी, समानता संबंधी, बंधुत्व संबंधी, ये आपको 4 चीज दिख रहा है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता क्या है, ये बेसिक चीज है। और इसके संबंधी जो अधिकार आपको क्रिएट दिख रहा है पूरा मिलकर वही एक फंडामेंटल राइट्स के रूप में है। और फंडामेंटल किसी भी देश का लोकतंत्र जो है, ये हमारा भारत में लोकतंत्र सबसे बहुमूल्य चीज जाना जाता है, तो लोकतंत्र जो है उसी फंडामेंटल राइट्स पर टिका हुआ है। यदि अगर बेसिक चीज ही न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता ये सब अगर कोलैप्स कर जाए तो फंडामेंटल राइट्स खुद ध्वस्त हो जाएगा, अर्थात खत्म हो जाएगा। जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं, इसका हाल में अगर देखें तो बांग्लादेश में देख सकते हैं, वहां न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, वहां भी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता ये सब चीज से बना हुआ था, लेकिन उसका यही बेसिक चीज ही उसका कोलैप्स कर दिया वहां का लोग। तो क्या हुआ, ध्वस्त हो गया उसका संविधान। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के वहां के चीफ जस्टिस लोग थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लोगों ने न्यायपालिका के न्यायाधीशों से इस्तीफा ले लिया। अर्थात क्यों, इस्तीफा देने का मूल कारण उन न्यायाधीशों के साथ हुआ कि वो 4 मौलिक जो चीज होता है, बेसिक चीज होता है, उसका खत्म हो गया। और इस तरह से बांग्लादेश में फंडामेंटल राइट्स खत्म हो, उसका ध्वस्त हो गया। लेकिन हमारा जो है संविधान उसी फंडामेंटल राइट्स जो न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता जो बेसिक चीज है, उस तत्व है, वह बहुमूल्य रूप से उसे जकड़ा हुआ है और एक पिलर के रूप में काम कर रहा है पूरा फंडामेंटल राइट्स, और उसी पर लोकतंत्र आधारशिला के रूप में स्थापित है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के एक चीज और जानना जरूरी है, जो मूल चीज है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना थ्योरी, कुछ लोग रूल, डॉक्ट्रिन, ये सब क्या है। तो यदि कोई एक व्यक्ति का सिद्धांत हो, जैसे गुजराल डॉक्ट्रिन पॉलिसी, गुजराल का सिद्धांत जो थ्योरी है, तो वह एक व्यक्ति के संदर्भ में है। लेकिन अगर उसी को हम अगर थ्योरी बोल दें, अगर सिद्धांत बोल दें, जैसे कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, तो कार्ल मार्क्स ने समाजवादी तरीका से उसे, तर्क से उसे सिद्ध कर दिया है या साबित किया है, तो वह थ्योरी कहलाया, सिद्धांत कहलाया। और एक रूल भी जाने के रूल, इसमें सब चीज आएगा, ये सब चीज। रूल जो है उसे, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो उसने क्या किया कि एक न्यूटन्स ने जो लॉ को परिभाषित किया और उसे सार्वभौम रूप से पूरे संसार में उसे स्वीकार करवा दिया, तो उसी को कहते हैं लॉ, अर्थात न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसको सार्वभौमिक रूप से स्वीकार करना। यह भी एक बड़ी चीज है जिसको हमको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जानने के लिए 3 आधार को भी हमको देखना है, और इस 3 आधार पर अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन M.K. नारायण थे। M.K. नारायणन ने एक जो विधि के लॉ के एडवोकेट थे, और उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में एक शब्द दिया था कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें, उसको में एक बेसिक चीज क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित तो वो बेसिक तत्व बताया जाए। वह सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किए थे M.K. नारायणन, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश लोग उसको स्थापित नहीं किए थे। एक शब्द जो है वो M.K. नारायणन का दिया हुआ है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो शब्द है वो आया है केशवानंद भारती से। तो केशवानंद भारती से में हम देखें कि 1973 में केशवानंद भारती आया, तो 1973 के पूर्व की स्थिति और 1973 के बाद की स्थिति, तो पूर्व की स्थिति में क्या क्या था और बाद की स्थिति में क्या था, ये चीज को हमको जानना है। तो पूर्व की स्थिति में हम जाने तो पहला चीज अगर एक चीज था कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आपसी विवाद देखने को मिला 1950 से 73 के बीच।
और यह विवाद बहुत बड़ा विवाद था कि इसको कैसे उसको शट आउट किया जाए, एक ये था। दूसरा कि हमारा संविधान उदारवाद और समाजवाद दोनों को 1973 से पहले दिखने को मिलता है कि दोनों रूप देखने को मिलता है, समाजवाद भी और उदारवाद भी। उदारवाद का अगर स्वरूप देखें तो जैसे संपत्ति का अधिकार, वो क्या है, उदारवाद को दर्शाता है। और लेकिन समाजवाद की इक्वलिटी, जैसे अनुच्छेद आर्टिकल 14, 15, 16, ये क्या दिखा रहा है, समाजवाद की तरफ लेके जा रहा है हमारा। तो ये चीज को भी हम देख, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी इसको हम देख सकते हैं, समाजवाद का रूप दिखाया है। इसको 39B एंड 39C के माध्यम से देख सकते हैं। 39B और C में क्या किया, बोला है कि अगर कि किसी व्यक्ति का भौतिक आवश्यकताएं उसकी पूरा करने के लिए राज्य का दायित्व है कि उस कार्य को पूरा करे लोगों का, तो हम देख रहे हैं कि उदारवाद भी है, समाजवाद भी है। अर्थात जैसे एक होता है ना झूला टाइप का, उसमें एक तरफ बच्चा बैठा हुआ है, दूसरी तरफ बच्चा बैठा है, तो ऐसा हम बना के रखे हैं कि दोनों समान स्थिति में रहे। ये 50 से 73 के बीच हमको दिखता है। तो इसमें भी, इसको भी हम लोग स्थापित इसमें 73 से पहले को देख सकते हैं। तीसरा चीज हमको देखने को मिलता है ना कि एक आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, अर्थात आर्टिकल 13 को देखते हैं तो विधि संबंधी अधिकार, और आर्टिकल 368 को देखते हैं तो संवैधानिक संशोधन। इसको लेके 50 से 73 के बीच हमें मतभेद की स्थिति दिखता है, तो हम इसका भी आकलन हम लोग करेंगे। ये हम 1973 के पूर्व की स्थिति बता रहे हैं। फिर एक चीज है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, इसमें तीनों में आपसी क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इसका भी हम 1973 के पूर्व की स्थिति में ये थोड़ा सा दिक्कत पैदा किया था, इसको भी हमने देखेंगे। फिर एक आकलन करेंगे पूर्व की स्थिति में, वो 31A, 31B, 31C की पोजीशन को हम जानने का कोशिश करेंगे। अब हम जाने कि 1973 के बाद की स्थिति में, तो 1973 के बाद की स्थिति में हम जो चीज पैदा, वहां पर मतभेद पैदा किया, उसी को हम लोग उसको स्थापित करेंगे, किस तरह से न्यायपालिका ने उसको खत्म किया, और बाद की स्थिति का हम आकलन करते हैं। पहला चीज हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने मिनार्वा मिल्स में स्पष्ट कर दिया कि ये दोनों राइट्स जो है, दोनों चीज जो है, राइट्स ने दोनों चीज जो है, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक दूसरे के पूरक है। अर्थात न व्यक्ति और न राज्य दोनों ऐसा मतभेद पैदा करने का कोशिश न करें, एक ही हो गया। दूसरा चीज हमने जो बोला, उदारवाद और समाजवाद, ये दोनों एक दूसरे पर दोनों दिखता था हमें। अब लेकिन 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने एक पंथ निरपेक्ष अर्थात समाजवाद के तरफ, पंथ निरपेक्ष समाजवाद ये शब्द जैसा शब्द जोड़ा, तो अर्थात 42वां संविधान संशोधन के बाद समाजवाद की तरफ बल दे दिया। ऐसा नहीं था कि आप उदारवाद छोड़ दिया था, लेकिन उदारवाद जो था अदृश्य रूप से हो गया और समाजवाद जो था पूर्ण रूप से संविधान में दिखने लगा, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तीसरा चीज हम देखें जिसको हम कह सकते हैं मेनका गांधी वाला केस में, उसमें कहा गया कि आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार है या नैसर्गिक अधिकार भी बोलते हैं उसको, और 19 स्वतंत्रता का अधिकार, और 21 जिसको कहते हैं मानव अधिकार। अर्थात बोला गया कि नैसर्गिक अधिकार, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, 14 और 19 ये दोनों को अगर संयोजित करते हैं तो एक आर्टिकल 21 बन जाता है या दिखने लगता है, रूप दिखने लगता है उसका। तो इसलिए उसने एक गोल्डन ट्रायंगल बना दिया। वो आर्टिकल 14 था, 19 था और 21 था। मेनका गांधी के बाद ही, मामला के बाद ही कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति का 14 का हनन हुआ तो 19 और का भी हनन होगा और 21 का भी हनन होगा। ये पहली बार गोल्डन ट्रायंगल के रूप में उसको स्थापित किया गया। तीसरा में क्या है कि आप देखेंगे कि 50 से 73 के बीच में जो टकराहट हुई है
वो आर्टिकल 13 और 368 को लेकर टकराहट हुई है। बार बार ये पैदा करने का कोशिश किया गया कि आर्टिकल 13 एक अलग गोला है और 368 एक अलग गोला है, अर्थात दोनों का अलग रूप है। इसको अगर हम देखें, लेकिन 1973 के बाद, केशवानंद भारती के बाद ऐसा कर दिया गया कि है अलग, लेकिन कुछ ऐसी बेसिक चीज है जो संविधान में स्थापित किया गया, जो स्वतंत्रता संबंधी है, पंथ निरपेक्ष है, न्यायपालिका है, चुनाव आयोग है, या चुनाव संबंधी आयोग जो चुनाव संबंधी विवाद अगर पैदा कोई करता है तो ये सब चीज, या फेडरल सिस्टम है, या आपका क्या कहते हैं न्यायिक कार्रवाई में मतभेद पैदा करना, या स्पीकर के द्वारा कोई किसी का सदस्यता हनन कर लेना, ये सब को उसने जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना और कहा केशवानंद भारती में कि जब जब हमें लगेगा तब तब हम बताएंगे आपको कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसको ये और बोला कि आप जो है हम 13 और 368 अलग मानते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर को ही मतभेद करें या तोड़ दें या उसे खत्म कर दें। इसको रोकने का प्रयास किया गया, यह भी एक डिफाइन कर दिया गया 13 और 368 को इस समय हम देख सकते हैं। एक चौथी चीज जो था, जो 31A और 31B 31C को लेके सरकार उस समय बार बार संवैधानिक संशोधन करके उसको स्थापित करने का प्रयास किया था। तो एक 44वां संशोधन के तहत एक 300A बना दिया गया, और 300A बनाने पर उसमें कहा गया कि जो संपत्ति का अधिकार था वो एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो एक जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का, उसको एक ऐसा विधि का अधिकार बना के स्थापित कर दिया गया और जिसे न्यायपालिका ने भी स्वीकार कर लिया। अब हम ये सब चीज तो बता दिए, अब सवाल उठता है बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी तत्व का जो आवश्यक है उसका हम लोग फिर से एक बार कर लेते हैं विश्लेषण के रूप में, या ऊपर की चीजों को ही थोड़ा थोड़ा लेके उसको बताएंगे। तो पहला चीज अगर हम देखें, जो विशेषक चीज है उसमें क्या है, एक न्यायिक पुनर्लोकन है, दूसरा है कि विधि का अधिकार और संवैधानिक अधिकार, तीसरा है कि 31A 31B 31C, फिर चौथा चीज अगर हम देखें तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इस सब को एक साथ जोड़ के हम इसमें स्थापित करके आपको विभिन्न केसों के माध्यम से दिखाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि अब तक हमने बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो आकलन करके हमने बता दिया आपको। अब इस सब का आधार हम न्यायपालिका की तरफ जाते हैं, क्योंकि न्यायपालिका ने ही 1973 में एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का शब्द जैसा को प्रमाणित किया था। अब 1973 में प्रमाणित किया, उसको केस है कुछ, तो केस है वह क्या है, केस कौन सा है, एक चंपकम दुरायजीन मामला है, दूसरा क्या है सज्जन सिंह मामला है, तीसरा केस है बेला बनर्जी का मामला है, चौथा केस है गोलकनाथ वाद विवाद है, पांचवा केस है जो केशवानंद भारती खुद मामला है, छठा केस फिर उसमें हम लोग जिक्र करेंगे उमिनावा मिल्स का जिक्र करेंगे, सातवां केस उसमें जिक्र करेंगे इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केसेस है, बाद जो केस जिक्र करेंगे SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया है, उसके बाद केस जो जिक्र करेंगे उसमें एक मेनका गांधी वाद का जिक्र करेंगे, उसके बाद जिक्र और केस का जिक्र करेंगे तो कीटो हालोहानो वर्सेस जाचीलो है। ऐसे बहुत सारे केसेस हम जिक्र करेंगे जो इस संबंध में आएगा। केस में अगर हम देखें तो 50 से 73 के बीच जो एक फेज है और 73 के बाद का, अर्थात एक तरफ 50 से 73 जो केस है उसको हम कहेंगे माने प्रारंभिक स्टेज, उत्पत्ति का स्टेज है ये बेसिक स्ट्रक्चर का, और 73 के बाद का जो है जो केसेस है वो सब क्या है एप्लीकेशन है, अर्थात उसका प्रयोग कैसे हुआ, बेसिक कैसे संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर को बताया न्यायपालिका ने कि और क्या क्या चीज जोड़ते गया, वो एप्लीकेशन के माध्यम से हुआ। और
ये दो आधार को हम लोग आकलन करेंगे। देखिए, जितना केस का हम जिक्र किए वो सब का तो हम लोग आकलन करेंगे ही, लेकिन आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा तो उस समय बहुत सारा अनुच्छेद को हम लेकर दिखाए हैं कि कहां कहां पर एक दूसरे को मतभेद क्रिएशन पैदा किया, मैंने एक तरफ लेता दिया दूसरी तरफ ले रहा है। उसी में कुछ आर्टिकल जो अगर यदि आप भूल चुके हो या वीडियो की बातें याद ना हो तो आप मेरे इसमें हम फिर से उसका आकलन कर देते हैं। एक आर्टिकल 13 है और एक आर्टिकल 368 है। एक जो आर्टिकल 13 है वो विधि संबंधी अधिकार है और आर्टिकल जो 368 है वो संवैधानिक संशोधन की प्रयोजन है जो भाग 20 में उल्लेखित है। तो 13 के माध्यम से अनुच्छेद 13, तो 13 में हम देखेंगे 13(1), 13(2) और 13(3). तो हम एक एक चीज का हम लोग पहले इसका जिक्र कर लेते हैं। 13(1) में कहता है कि 1947 से पहले जो भी कानून अंग्रेज सरकार ने बनाया था या नियम बनाया था उस सब को असंवैधानिक करार कर दिया गया और उसे खत्म कर दिया गया। लेकिन कुछ एक्ट जो सरकार और इंडियन गवर्नमेंट के बीच बना जो पुराना था उसको मान लिया गया, वो कुछ, लेकिन बाकी सब जो 1945-47 से पहले का जो बना हुआ थी है जो संवैधानिक नियम बना उसको असंवैधानिक घोषित या उसको विलुप्त कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। एक है। अब 13(2) देखें, हम 13(2) देखेंगे तो 13(2) में क्या किया कि उसमें हम बोला कि 13(2) में ही हम दो भाग करते हैं इसको, ए और बी। तो ए में कहता है कि कोई भी मौलिक अधिकार के संबंध में यदि किसी भी भाग का यदि उसमें सरकार के द्वारा कुछ गलत कार्रवाई की जाती है तो उतने भाग तक उसको असंवैधानिक या शून्य घोषित कर दिया जाएगा। 13(2) के 1 भाग उसका ए भाग कर सकते हैं और 13(2) के बी में है कि हम जो भी ये संवैधानिक संशोधन हम करेंगे वो 368 के माध्यम से कर सकते हैं। एक 13(3) है जिसमें कहता है उसमें कुछ भाषाएं लिखी गई और वो भाषा था जैसे एक्ट है, फिर कस्टम्स है, फिर ऑर्डिनेंस है, फिर उसमें क्या कहते हैं नियम है, कुछ उसमें सुधार है आदि, ये सबको रखा गया। उसमें एक ही चीज जो वर्ड नहीं रखा गया वो था संवैधानिक संशोधन। तो 13(3) का हम लोग पीछे भी किए हैं, इस शब्द को यहां पर जिक्र करते हैं। अब हम चलते हैं केस का। तो केस में माध्यम से जाए चंबकम दोराजिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखें जो एक भूमि सुधार के संदर्भ में सरकार ने सबसे पहले सामाजिक सुधार के रूप में उसे आकलन किया और भूमि सुधार के लिए एक 9वीं अनुसूची जैसा एक चीज आया और भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया और कहा गया कि 9वीं अनुसूची में डाल देने पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। एक ये आधार रखा गया और उस भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची में डालने के बाद सरकार ने वहां लोगों के जमीन को क्या किया, वहां केरला के भूमि को जब्त कर लिया या अधिकार दूसरे को 39(b) और (c) के माध्यम से बांट दिया। इसके एवज में जिसकी भूमि गई वह क्या किया, कोर्ट का एथी दिया क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है और फंडामेंटल राइट्स का जब हनन होगा तो वह कहां जाएगा, आर्टिकल 32 और 226 के तहत, 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। तो चंबकम दोराजिन वर्सेस यूनियन ऑफ मामला और सुप्रीम कोर्ट में उसकी मामला सुनवाई हुई और उस समय में जो कोर्ट ने एक बताया कि 13 और 368 के माध्यम से उसमें जो व्यक्ति जो उसका सुनवाई कर रहे थे वकील, उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति जिसका केरला के जो भूमि जिनका भूमिपति थे उनका संपत्ति का अधिकार का हनन कर लिया गया। तो कोर्ट ने सरकार का भी दलील सुना तो सरकार ने कहा कि भाई हम 368 के माध्यम से संवैधानिक संशोधन किए हैं और जो 13(3) आप देखें तो उसमें संवैधानिक संशोधन की बात ही नहीं है, अर्थात हम संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कर सकते हैं ऐसा काम। इसलिए आप जो विरोधी पक्ष जो था
उसने जो 13 और 368 को एक साथ करके देख रहा था कि जहां पर 13(2) का ए पार्ट जो बोलता है कि अगर उस भाग को हम हटा देंगे जिस भाग तक मेरा मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, जिस संपत्ति को मौलिक अधिकार का रूप देगा। लेकिन सरकार के वकील ने कहा कि 13 और 368 दोनों अलग है। उन्होंने कहा कि 13(3) आप देखें, 13(3) में संवैधानिक संशोधन का बात ही नहीं किया गया है। इसको कोर्ट ने मान लिया, स्वीकार कर लिया, और उन्होंने कहा कि 13 और 368 में कोई संबंध नहीं है, वह अलग अलग चीज है। एक आधार ये रहा। ऐसा ही मामला शंकरी प्रसाद बनाम बिहार मामला में एक आता है। उस समय भी 1951 का मामला है। बिहार में भी जमींदारों का उस समय प्रभाव ज्यादा था। जमींदार की भूमि को अधिग्रहित कर लिया गया, उसको सरकार ने जब्त कर लिया और लोगों को जिनके पास भूमि नहीं थी उनको भूमि का उनमें आवंटन किया। बाद में उसी भूमिपति शंकरी प्रसाद जो थे वह भूमिपति थे, माने जमींदार थे, वह केस किए और उसने जिस तरह से चंपकम दोराइजिन मामला में जो बात कहा गया कि आर्टिकल 13 और 368 दोनों अलग अलग चीज है और उस आधार पर हम इसको बांटना मेरा जो है वह सही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया कि जो चंपकम दोराइजिन का मामला और शंकरी प्रसाद का मामला दोनों करीब करीब समान है। उसी तरह का मामला एक सज्जन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या राजस्थान में दिखता है। उस समय भी कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि यह मामला जो है यह 13 और 368 एक अलग अलग बॉल है और इस बॉल को एक साथ को आकलन करके हम नहीं देख सकते। ऐसा ही मामला एक पश्चिम बंगाल में बेला बनर्जी का मामला आया। बेला बनर्जी भूमिपति, उसके पास भी भूमि था, भूमि को अधिग्रहण कर लिया सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने बेला बनर्जी का भी आकलन, जो पीछे का जितना केस था चंपकम दोराइजिन, फिर आपका शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह मामला, उस सेम कह के बताया कि ये 13 और 368 का अलग मामला है, इसलिए सरकार के द्वारा जो सामाजिक सुधार किया जा रहा है वह सही है।